हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 बैक टू बैक एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल। इसमें जो ऑप्शन 4A, B, C में दिया गया है, कौन सा बायोफ्यूल कैटेगरी में नहीं आता है। तो बायोफ्यूल यानी हम वो फ्यूल बना रहे हैं जिससे लिविंग थिंग से। तो आप देख सकते हो बायोडीजल, गोबर गैस, बायो इथनॉल, ये सब सभी लिविंग थिंग से बन रहा है, पहली बात। लेकिन कंप्रेस CNG जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मतलब होता है, ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन गैसेस एंड वाइपर का, ठीक है, मैनली मीथेन। तो आप इसको कह सकते हो ये हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर्स है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। ये तो ऑलरेडी केमिकल चीज़ है, यानी D इज़ द करेक्ट आंसर। compressed natural gas is not included in category of biofuel। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज ए कैपिटल एंड रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सब्सिडरी, ठीक है, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑन पब्लिक डेट, वेज एंड सैलरी। तो आप ये आप जान लो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो मतलब ऐसा होता है जिस पर कोई क्रिएट नहीं होता एसेट एक्सपेंडिचर पर। तो सब्सिडरी से भी कोई क्रिएट नहीं होता, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं अगर पब्लिक डेट पर, उससे भी कोई एसेट नहीं हमारा क्रिएशन होता है। वेज और सैलरी अगर हम एम्प्लाई को देते हैं उससे भी हमारा कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, यानी बी इज करेक्ट। 43 ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता इसको, एक्चुअल में करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, जो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर पर आधारित एक इम्पिरिकल स्टडी है जो कंडक्टेड किया गया था यूनाइटेड किंगडम में ड्यूरिंग द पीरियड 1890 टू 1955, ठीक है। एक्चुअल में ये बतलाता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इंस्पेक्शन इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर पार्ट ऑफ पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, बट एनाउंसमेंट जो इफेक्ट होता है ये पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए। विच इज़ ट्रू फॉर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के लिए कौन सा सही बात लिखी गई है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल, कैपिटल इज ए हिटेरोजेनस, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल, कैपिटल, लेबर और सब्स्टिट्यूट। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो करेक्ट आंसर बी है। आप 1 3 4 यानी सिर्फ एक चीज़ को हटा दो, यहाँ पर 1 3 4 यानी कैपिटल इज ए हिटेरोजेनस को हटा देते हैं तो हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। इसका 45 का आपका करेक्ट आंसर बी है, सी, ठीक है। विच ये रहा, ये क्वेश्चंस रहा।
which of the following is a appropriate measure of openness of the economy? तो आपको हमेशा याद रखना है डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिवाइडेड बाय जीडीपी, यानी करेक्ट आंसर इज सी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बाय जीडीपी इज ए करेक्ट। ये हमको बताता है मेजर ऑफ ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, यानी करेक्ट आंसर 46 का सी होगा। अब 47, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, किस चीज़ को वो मतलब इंक्लूड नहीं करता। तो यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो डेवलपमेंट पर किया जा रहा है, जैसे ग्रांट टू स्टेट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रली माने स्पॉन्सर या इम्प्लीमेंटेड स्कीम होता है तो वो तो डेवलपमेंट पर आया। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, ये भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, ये भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर आता है, लेकिन डिफेंस एक्सपेंडिचर ये डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये तो डायरेक्ट डिफेंस की कैटेगरी में आता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, बी यानी 4 डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन से 48, आई नाइडा कंडीशन आर अप्लीकेबल टू, ये सिर्फ एक डी आंसर करेक्ट होगा। ये एक बेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन पर आधारित होता है और एक्चुअली में इसको जो डेवलप किया था एक जापानीज़ इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम केन इची आई नाइडा था। उनका जम्पसन था कि शेप ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन गारंटी करता है स्टेबिलिटी ऑफ एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ पर इन न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 48 का आपका डी होगा। अब उसके बाद 49 में हम आते हैं। एज पर SRS बुलेटिन ऑफ September 2017 एस्टिमेट डेट रेट फॉर केरला इज 7.6 and for Bihar it is 6%. तो from this data which is the correct inference to draw। अब यहाँ देखो कि केरला का डेट रेट ज़्यादा है, बिहार का कम है, पहली बात। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार इज हायर देन इन केरला, ये नहीं एक वैलिड कंक्लूजन निकलता है। हेल्थ कंडीशन ऑफ बिहार इज बेटर देन इन केरला, ये भी नहीं है। डेट रेट का कुछ दूसरा रीजन भी हो सकता है, हम आगे बढ़ते हैं। सुसाइड रेट इन केरला इज ए वेरी हाई, ये भी करेक्ट नहीं है। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ए केरला इज ए फास्टर देन इन बिहार, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पर डेट रेट होने के कारण ये होगा कि ज़्यादा लोग, वहाँ बुज़ुर्गों की जनसंख्या है, ज़्यादा लोग, वो एक लिमिट पीरियड के बाद बुज़ुर्ग होने पर मरता है लोग, वो है। बिहार की जनसंख्या ज़्यादा यंग लोगों का हो, जिसके कारण यहाँ डेट रेट कम है। उसके बाद हम आते हैं A rise in general price level may be causes by which amongst the following। जो जनरल प्राइस लेवल में अगर वृद्धि होती है या इंक्रीमेंट होता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। पहला तो मनी सप्लाई में वृद्धि होगा, दूसरा इफेक्टिव डिमांड के बढ़ने से होगा। लेकिन सप्लाई, दूसरा जो ऑप्शन दिया है, एन इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट, अगर एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट होने से उसका प्राइस घट सकता है जब ज़्यादा सप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 3, यानी मनी सप्लाई वृद्धि करने से भी जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि होती है, या तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से भी जनरल प्राइस में वृद्धि होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल इन, जय हिंद।